शुरू कीजिए। सभी को प्रणाम, नमस्कार। पिछली क्लास में मैंने ऋतुओं के बारे में जानने का प्रयास किया था। इसी क्रम में हमारी पहली ऋतु हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के बाद में नेक्स्ट ऋतु का जो वर्णन आता है वो हमारे सामने शिशिर ऋतु, और फिर उसके बाद बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु तक हमारा हो चुका था। आज हम वर्षा ऋतु का प्रारंभ करते हैं। ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ दिया हुआ है। इसके बारे में सूर्य अति तीक्ष्ण होकर के मनुष्य के स्नेह को नष्ट कर देता है और वात की वृद्धि करता है। वात की वृद्धि, जैसे वात पित्त कफ हम सब जानते हैं, बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं। तो जब भी गर्मी आएगी, आपको पता है हवाएं गरम गरम चलती हैं और इतनी गर्म चलती हैं कि लू चलती है ना। तो हमारे शरीर में क्या करता है, ये अच्छे अच्छों को सुखा देता है, पसीना निकल जाता है, सब कुछ शरीर से, शरीर का स्नेह पूरा नष्ट करता है। तो ऐसे में क्या होगा, बॉडी में ड्राइनेस होगी, पानी पीने की बार बार इच्छा होती है, प्यास लगती है, हमको ये सब पता है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, वात की वृद्धि कर रहा है। तो वात नाशक व कफ नाशक व पित्त नाशक कर्म करें। क्यों करें? क्योंकि पित्त का संग्रह होता है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व शरीर में बढ़ेगा तो शरीर का टेम्परेचर, ऊष्मा वगैरह सब बढ़ेगा। तो वात नाशक और पित्त नाशक कर्म करना है, और कफ वर्धक, कफ को बढ़ाने वाली, यानी शरीर में स्नेह को बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नेह को बढ़ाने वाली कौन कौन से रस मैंने आपको बताए थे? स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में आ रहा होगा मधुर रस और लवण रस और नमक वाला जो नमकीन। क्योंकि शरीर में आपको पता है कि जब भी पानी की कमी होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ऐसा करो कुछ मीठा चीनी पानी में घोल करके या मीठा घोल करके साथ में नमक डाल करके, नमक और चीनी का घोल पियो, ऐसा बोलते हैं, या ग्लूकोज पियो, ऐसा कुछ बताते हैं। तो वही चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, स्नेह की कमी हो रही है शरीर में। तो क्या करना है, कफ बढ़ाने वाली चीजें यूज करनी है। इसमें नींबू और डाल लेंगे तो और मजा आ जाएगा। तो क्या हो गया, मीठा खट्टा और नमकीन तीनों चीजें आ गई। तो पित्त नाशक कर्म करना चाहिए और वात नाशक कर्म करना चाहिए। तो पित्त को भी नाश करता है, मीठा लेंगे तो वो पित्त को कम करेगा और वात को भी नाश करेगा, और साथ ही साथ कफ को बढ़ा देगा शरीर में। इसलिए मधुर रस और थोड़ा सा हल्का सा खट्टा, ज्यादा नहीं खट्टा, ज्यादा खट्टा करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। तो हल्का खट्टा, यानी एक गिलास में 8-10 बूंदें या इससे और भी कम डाल सकते हैं, थोड़ा हल्का खट्टा। तो मधुर यानी मीठा, और अन्न, अन्न सभी मधुर होते हैं, ग्लूकोज को शरीर में बढ़ाते हैं। तो अन्न का प्रयोग बताया है लघु, यानी आसानी से पचने वाला हो और शीतल हो, ठंडा हो और स्निग्ध हो, चिकना हो थोड़ा सा, ऐसे द्रव पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और ग्रीष्म ऋतु में क्या कर सकते हैं, तो आगे बताया है, शीतल जल स्नान के बाद शर्करा युक्त सत्तू लें। सत्तू हम लोग इसी समय
प्रयोग करते हैं। तो अक्सर कर गर्मी के दिनों में क्या करते हैं हम, चने का, जौ का, इसका सत्तू, क्योंकि जौ का सत्तू अकेला नहीं खाया जाता, इसमें कुछ जो ठंडा है लेकिन साथ में कुछ न कुछ मिलाना चाहिए। तो चने का हल्का सा सत्तू मिला लो और थोड़ा सा मीठा कर लो उसको और पीना शुरू कर दो। तो ऐसा पतला पीना चाहिए, गाढ़ा नहीं, है ना, शर्करा युक्त। शाली को जंगल मांस रस से लें। जंगल रस का मतलब उसमें क्या होता है, थोड़ा सा फैट होता है, चर्बी होती है जानवरों के, जो जोड़ होते हैं उनको, या जंगल मांस को उबालते हैं, उसके अंदर जो चर्बी होती है हल्का हल्का उसमें वो आ जाता है। तो ये पश्चिम की सभ्यता वाले यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो शाली मिल जाता है, चावल, शाली एक प्रजाति है चावल। तो चावल का माड़ हम ठंडा होता है तासीर में, इसको थोड़ा सा पतला करके तो चावल को बॉईल करेंगे, जब थोड़ा ज़्यादा बन जाते हैं ज़्यादा पानी डाल करके इसको थोड़ा पतला माड़ इसका बना के स्वाद में डालने से मिला लो, नमक डालो, सेंधा नमक एक आध चुटकी डाल लो, तो ये आपको फायदा करने वाला है। शशांक किरण सेवन कर्पूर के टुकड़ों से युक्त भोज्य पदार्थों की मही क्षीर से लें। मतलब दूध, है ना, तो गाय का दूध सबसे अच्छा है इसमें। तो दूध से आप थोड़ा सा ऐसे इसका यूज करेंगे खुशबूदार, चाहे तो आप चंदन भी डाल सकते हैं, चंदन का बुरादा उसमें ले लेंगे। शशांक किरण का शशांक की किरणों का सेवन करना बहुत ज्यादा। सूर्य की जो सुबह की जो किरणें निकलती है ना वो हल्की रहती हैं, तो वो ग्रहण करेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, तो कैल्शियम और मिनरल और बाकी चीजें भी आपके शरीर में नहीं रहेंगी। बस वो सूर्य का जो पहले किरण निकलती है उस समय वहीं हम ध्यान करेंगे तो आप वो मिलती भी रहेगी, आपका बाकी कार्य भी चलता रहेगा। चंद्रमा की चांदनी को चांदनी में रात बिताएं, क्योंकि चंद्रमा की जो किरणें शीतलता है और वो है, इसीलिए मनाते हैं। तो शरद पूर्णिमा को और बात को शांत कर रहा है, सौम्यता ला रहा है शरीर में, इसलिए उसको हम लिया जाता है प्रयोग कर। इस तरह से चीजों है। और 8वें नंबर पे वो कहते हैं क्या छोड़ दें, प्रयोग नहीं करना है, त्याज्य। तो कोई शराब वगैरह या मद ऐसा कुछ लेता है, गर्म तासीर की चीजें लेता है, उसको छोड़ना चाहिए। लवण, नमक जितने भी हैं वो छोड़ने चाहिए, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, वो भी कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं। कटु, अम्ल, रस, तो हमने कटु तिक्त कषाय हल्का सा काली मिर्च या ऐसा पोस्त के दाने ऐसा कुछ बनाते हैं ना, अपन शरबत सा बनाते हैं, उसमें हल्का सा नींबू या ठंडाई पिए, हल्का सा इस प्रकार लें। और क्या करना है, व्यायाम और सूर्य की किरणें सेवन करनी चाहिए। तो सूर्य की किरणें मैंने आपको सुबह योगा करेंगे तो कार्य मिल जाएंगे। 4 नंबर पे ऋतु, तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है, तीनों के तीनों तीनों प्रकोपित हो जाते हैं, इसलिए ऐसी सभी चीजों का कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जिससे तीनों दोष प्रकोपित होते हों।
जिसमें रस धातु का ध्यान रखना है। रस मांस में पश्चिम शुक्र सात धातु हैं, सातों धातु मतलब हल्का सुपाच्य भोजन लेने से तीनों दोष आपके पीठ नहीं होंगे। अत्यधिक मंदाग्नि रहती है, भूख नहीं लगती, में अरुचि रहती है, मन नहीं करता, इसलिए कहा है अत्यधिक मंदाग्नि, यानी आपको भूख कम लगती है, अत्यधिक ज्यादा मात्रा में भूख नहीं लगती, मंदाग्नि हो जाती है। अब थोड़ी सी साधारण विधि की चर्चा कर लें कि तीनों दोष को शामक हो ऐसी विधि अपनाई जानी चाहिए, है ना। तो अग्नि वाले कर्म ना करें, है ना। सॉरी, अग्नि वाले कर्म करें, अग्नि वाले कर्म करें, यानी जो भूख को बढ़ाता है। तो क्या है इसमें, गाय का घी और सौंठ। हम खाना खाने से पहले यदि 1 या 2 चुटकी सौंठ पाउडर के साथ में गाय का घी थोड़ा सा मिला करके आधा चम्मच चाट लेंगे तो भूख इससे क्या होती है, खुल कर लगती है, बढ़ने लगती है। ये हमारी अनेक को बढ़ाने वाला कर्म होगा। वर्षा का जल या कुएं का जल ही लें। कुएं का जल इसलिए अच्छा माना है, वर्षा जल तो सीधा जो आता है आसमान से जमीन पर नहीं गिरे, किसी बर्तन में गिरे, लेकिन कुछ बारिश हो जाए। कुछ बारिश का मतलब 4-5 जम के अच्छी खासी बारिश हो जाए, ताकि वो जो आसमान में घुला हुआ एसिड है या हमारा जो वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है कुछ धूल कणों से, वो सब नीचे बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद वो वर्षा जल आएगा, वो थोड़ा साफ और अच्छा होगा। तो उसके जल या तो या फिर कुएं का जल ही सेवन करें। नदी से तालाब का जल और तालाब से कुएं का जल, ये हम पहले आपको कर चुके हैं। भोजन में मधु का प्रयोग अवश्य करें। मधु का मतलब क्यों, नहीं, बीच में वो वर्षा ऋतु में क्या होता है, क्या हुआ, तो बंद कुछ कर लीजिए बोल ना। भोजन यानी मीठे का करें, थोड़ा सा हल्का सा खट्टा यानी नमक वाला, लवण यानी कम नमकीन, बहुत ज्यादा नहीं, स्नेह युक्त चिकना हो थोड़ा, ऐसा भोजन करना चाहिए। गेहूं गेहूं हमेशा पुराना लेना चाहिए, यानी 1 साल पुराना होगा ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल जो गेहूं का आटा आता है वो नए गेहूं का आता है, वो आपको पचने में भारी रहेगा। मान लो नहीं मिल पाता है तो आपको हल्का करने का तरीका मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा उसको, जैसे हम दलिए को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको कच्चा ही सेक लेते हैं। ऐसे गेहूं को भी आप सेक सकते हैं, ना मिले तो आटे को भी थोड़ा सा ऐसे ही सेक लें, ताकि वो पचने में थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा डार्क कलर का हो जाए तो आप उसको आटा गूंद लें, तो ये आपको पचने में हल्का रहेगा। आयुर्वेदिक मध का प्रयोग बताया है, जिसमें अरिष्ट, आसव, इस टाइप की जो चीजें हैं खाना खाने के बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी समस्या के अनुरूप, अपनी प्रकृति के अनुरूप। उसका जो पेय होता है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा मीठा मिला करके आप शरबत जैसा बनाकर उसको लेते हैं, ये आपके लिए लाभकारी होगा।
ना चलें, गर्मी में इसकी पर ये कहा गया है पैदल न चलें। और तो तीखी धूप होगी, फिर चलेंगे तो बहुत समस्याएं आएंगी। पैदल चलने से क्या होगा, बड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सीजन जो है वर्षा का ऋतु भी हल्का गर्मी वाला ही है। अभी इतना ठंडा नहीं शुरू में होता है, इसलिए क्या बोल रहा है, बताया गया आपको पैदल ना चलें। पैदल चलने में एक और समस्या है, पहले के जमाने में सड़कें नहीं होती थी, तो कीचड़ विचड़ ये सब बैक्टीरिया वायरस जो भी आपको तो सब रास्ते में मिलते थे, उनका सामना करना पड़ता था, इसलिए पैदल न चले। और इसी समय क्या होता है कि सब सांप बिच्छू वगैरह सब बाहर निकल आते हैं, क्योंकि सब बिल में होते हैं। जैसे ही पानी की छींटे धरती पर पड़ते हैं तो बिलों के अंदर गर्मी हो जाती है, तो आपने देखा होगा अक्सर कर खेतों में सांप सांप ये सब चीज निकल आते हैं, मेंढक, ये आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए पैदल ना चलने की बात कही गई। आस्थापन वस्ती लें, वस्ती का मतलब वही एनिमा जो होता है, लेकिन आस्थापन वस्ती का प्रयोग पंचकर्म में हम सीखेंगे कि क्या होता है। वस्ती कई प्रकार की होती है, उसमें से आस्थापन वस्ती का यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। त्याज्य मतलब क्या नहीं करना है, तो नदी का जल हम सोचते हैं कि बड़ा शुद्ध होगा, अभी पानी बह के आ रहा ऊपर से, तो बहते हुए पानी का भी सेवन नहीं करना है। नदी का जल कुछ लोग कहते हैं जी ये तो बड़ा शुद्ध है, शुद्ध नहीं है, वो बड़ा खतरनाक है, तो नदी के जल का वर्षा के ऋतु में सेवन ना करें। वैसे तो आजकल नदियां पीने लायक रही नहीं। उदमंत यानी जल के ढोला सत्तू, यानी यहाँ ढोला सत्तू क्या क्या, तो उसको आयुर्वेद की भाषा में यही शब्द से जाना जाता है, तो इसका हम सेवन कर सकते हैं। दिवा स्वप्न परिश्रम, धूप से बचें, एक जो धूप पड़ती है उससे बचना है। एक्सेस परिश्रम ज्यादा नहीं करना है, जितना शरीर सह सकता है उतना ही करना, दिन में सोना नहीं है। दीवार सपन से बचें, दिन में सोएंगे तो क्या होगा, अश्मरी पथरी इस टाइप के रोग होना शुरू हो जाएंगे, और अपान वायु से इसलिए मना किया दिन में सोने के लिए। नेक्स्ट हमारी छठी ऋतु करते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या करना है, परीक्षा में संचित होता है। आपने देखा होगा शरद ऋतु जो भी आती है हमारी एक्टिविटी वगैरह, बट वर्षा के बाद को महीने आखिर के जो वर्षा के महीने हैं, नवरात्रि वगैरह आती है, बारिश से पहले का जो समय होता है, ये थोड़ा सा उसी में काम हो जाता है। जैसे अक्टूबर का महीना, इसमें क्या करते हैं, तो शरद ऋतु की हम चर्चा करते थे, इसमें क्या करना है, पित्त प्रकोपित होकर के पित्तज विकार उत्पन्न होता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है,
पित्त इकट्ठा होगा शरीर में। और प्रकोप कब होता है इसका? शरद ऋतु, यानी आखिरी के जो ये सितंबर अक्टूबर का जो महीना आ जाता है हमारा, इसमें नवरात्रि वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा सब कीट पतंगों के और निकल आते हैं, अग्नि तत्व उनमें भी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा शरीर में हमारे भी बढ़ता है तो उनके भी बढ़ जाता है। ये इस धरती के ऊपर अग्नि तत्व बढ़ा रहता है, पित्त बढ़ा रहता है। ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कुछ कीड़े आपके कपड़ों में घुस गए तो मर गए, तो उस जगह का कुछ कीड़ों का जैसे ही आपके पास में आते हैं और उनका जो दब गए तो आपके स्किन में कुछ भी लग जाए तो आपके फफोले या ऐसे कुछ खुजली या ऐसी सारी चीजें बीमारियां हुआ करती हैं, क्योंकि पित्त इस समय सृष्टि में बढ़ रहा है सब तरफ। तो उन कीड़ा मकोड़ों से बचने की जरूरत होती है और साथ ही हमारे शरीर में भी बढ़े हुए पित्त को निकालने की आवश्यकता रहती है, इसलिए पित्तज विकार उत्पन्न करता है इसमें। क्या स्किन डिजीज होती हैं, आपने देखा होगा खुजली वगैरह चल रही होती है, इस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। एसिडिटी भी होती है। तो क्या कर रहे हैं? पित्त नाशक कर्म करें, पित्त का नाश करने वाला कर्म करना है। क्या करना? तिक्त घृत विरेचन व रक्त मोक्षण कराएं। शरीर में क्या बढ़ गया है? सितंबर अक्टूबर में हम पंचकर्म करते हैं, ऐसे ही मार्च अप्रैल में पंचकर्म करते हैं। तो मार्च अप्रैल का जो है वो कब बढ़ा रहता है, तो उसके लिए पंचकर्म कर रहे होते हैं। और यहाँ पित्त बढ़ने के लिए पंचकर्म कर रहे होते हैं। तो विरेचन यानी ऊपर से पूरे पेट की सफाई, कुछ ऐसी विरेचक औषधियां जिनको हम प्रयोग करके पेट की सफाई कर देते हैं। और रक्त मोक्षण यानी लीचिंग वगैरह ऐसा कुछ भी हम थेरेपी को अपना सकते हैं। मान लो किसी नर्व के अंदर ऐसा कुछ हुआ है तो रक्त उस एरिया का बाहर निकाल उसको ठीक कर सकते हैं, पंचकर्म का हिस्सा है। तिक्त घृत, तिक्त यानी कड़वा घी का इस्तेमाल करना है। कड़वे घी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब घी तो मीठा होता है, अब आप कहोगे कड़वा कड़वा घी कैसे? तो उसके साथ कुछ औषधियों का हम सेवन कर सकते हैं, या हम कड़वी चीजें क्या होती है, कर्ड में भी कड़वापन है और उसके साथ में घी को मिलाकर हम चाट सकते हैं, इस्तेमाल करेगा साथ में भी। या फिर लोहे की कढ़ाई में घी की चीजों में बनी हुई चीजों को हम खा सकते हैं, वस्तुओं को, राइट। तो घी में जब घी को जब जैसे ही लोहे की कढ़ाई में आप किसी चीज को घी में पकाते हैं तो उसका कड़वा रस उसमें इंक्लूड हो जाता है। आगे बताया गया है कि पित्त शामक रसों, पित्त शामक यानी पित्त का नाश करने वाले रस कौन कौन से होते हैं? कषाय, तिक्त और मधुर। इन तीनों रसों का सेवन करना चाहिए। किसका? कषाय, तिक्त और मधुर। कषाय, तिक्त और मधुर, इन तीनों रसों का सेवन करना चाहिए। और क्या? मूंग, मूंग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी, आंवला, मधु। मूंग क्या है? मूंग हल्का सा, कई प्रकार के रस हैं इसमें, कड़वा भी है और मधुर भी है और कषाय रस भी है। मूंग को हम इस्तेमाल कर सकते। चीनी का मतलब ये जो अभी अब बाजार में आती है ये वाली चीनी नहीं है, आयुर्वेदिक वाली। आंवला, आंवले में भी कसैलापन है, मधु में भी है। मधु यानी शहद, से भी मीठा कसैला माना गया है। अन्न, लघु अन्न लें यानी पचने में आसान हो ऐसे अन्न का प्रयोग करें। और क्या बताया? हंसोदक, हंसोदक जल का ग्रहण करना चाहिए। हंसोदक होता है सूर्य की किरणों से तृप्त, सूर्य की किरणों से तप्त व चंद्रमा की किरणों से शीतल हुए पवित्र जल को हंसोदक
कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक कांच की बोतल में पानी भर दिया, बॉईल किया, और उस पानी को भर दिया कांच की बोतल में छान करके निकाल के, और उसको पहले तो सूर्य की किरणों में रखना है और फिर किरणों में रख के को संशोधक जल कहा जाता है। तो ये क्या करता है? बीमारियों का नाश करता है, पित्त की बीमारियों का नाश करेगा। तो यह तो ना तो रूक्ष है ना ही अति स्निग्ध, यानी ना तो बॉडी में ड्राइनेस लाएगा और ना ही अति स्निग्धता भी नहीं लाएगा। दोनों का बीच का संगम हो गया थे, यानी सूर्य का भी गुण इसमें और चंद्रमा का भी। तो सौम्यता भी बनी रहेगी और शरीर में अग्नि तत्व भी बढ़ा रहेगा, अग्नि तत्व काम करता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। तीनों दोषों को जीतने वाला होता है ऐसा संशोधक जल क्या है? तीनों दोषों को जीतने वाला, यानी त्रिदोष नाशी बताया गया है। वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने का काम करता है। आचार्य ने इस जल को अगस्त्य तारे की उपस्थिति में ग्रहण करने को अति फलदायक बताया गया है। अगस्त्य तारा आदित्य ना, ध्रुव तारा सुबह सुबह निकलता है ब्रह्म मुहूर्त में, कई बार में आपने देखा तो वो तारा जिसकी उपस्थिति में इसको ग्रहण करना चाहिए। यानी पहले तो सूरज की रोशनी में चार्ज करो और फिर इसको चंद्रमा की रोशनी में रख दो। जब ये चार्ज आएगा, सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में इसका जल का ग्रहण करना चाहिए। तब क्या होगा? तब ये त्रिदोष नाशक बताया गया है। ऐसी कंडीशन में क्या है? त्रिदोष नाशक, ये हंसोदक जल कहलाएगा। रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदनी को ग्रहण करें। प्रथम प्रहर, प्रहर मैंने आपको पहले मैं बता चुका हूं। प्रहर 4 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे के, यानी 12 घंटे दिन के हुए तो 12 घंटे रात्रि के हुए। तो रात्रि की प्रथम प्रहर की चांदनी में जैसे ही सूर्य छुपा और चंद्रमा निकला, ये इसकी जो चांदनी आती है वो प्रथम प्रहर की चांदनी कहलाती है। ऐसे में ऐसी चांदनी के अंदर बैठना चाहिए शाम के टाइम और उसको ग्रहण करना चाहिए। राइट, बढ़ते हैं आगे। त्याज्य यानी क्या छोड़ना क्या चाहिए? जो ग्रहण करना चाहिए वो तो हो गया। ओस, जो ओस होती है ना उससे बचें। सॉरी, ओस, क्षार, पेट भर खाना, दही, तेल, वसा, धूप, तीक्ष्ण मध, दिवा स्वप्न, पूरब दिशा की वायु, इन सब का त्याग करना चाहिए। घर से निकले और इस समय यदि पूरब दिशा की तरफ से वायु का संचार हो रहा है तो ऐसी अवस्था में ऐसी वायु का सेवन कम करें। तो हल्के थोड़े से कपड़े उपड़े पहन लें, पहन के रखें, ढक के रखें शरीर को। आजकल तो फैशन वाला युग है, वो फैशन से थोड़ा बचें, ऐसा आचार्य जी ने बताया। तो क्या क्या छोड़ना है? ओस, जो ओस गिरती है ना सुबह सुबह, उसको छोड़ देना है। और ओस के ऊपर चलना भी ठीक नहीं है ऐसे समय में। और क्षार, ये चीजों का प्रयोग थोड़ा सा देखना है। और पेट का खाना, पेट भर खाना, जो जरूरत से ज्यादा भर के जम के खाने में लगे रहते हैं ना, वो सब नहीं करना चाहिए। सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन कम मात्रा में लेना चाहिए। दही तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तेल वाली चीजें, जो तली भुनी चीजें वो नहीं। वसा, फैट्स वाली चीजें उनको नहीं। और धूप, तीक्ष्ण मद, कोई
मध का प्रयोग कर रहे हैं तो वो नहीं, आयुर्वेद का मध छोड़ दें, वो तो चलेगा। खाने के बाद किसी डॉक्टर ने बताया है, आपको सजेस्टेड है तो ही लेना है, अदरवाइज बिल्कुल इस मौसम में मध का प्रयोग ठीक नहीं बताया गया है। दिन में सोना तो बिल्कुल अच्छा नहीं, और पूर्व दिशा की वायु का भी त्याग करना चाहिए। ऋतु संधि की चर्चा भी उन्होंने बताई है। एक ऋतु का अंतिम सप्ताह व आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह, ये जो 14 दिन होते हैं ना, 7 दिन, मैंने बताया था आखिरी में कि जैसा कि हम यहाँ एक चार्ट है हमारे सामने, अभी हम उसको देखते हैं, उस चार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारी जैसे 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर हेमंत ऋतु शुरू हो रही है, तो 24 अक्टूबर से 7 दिन ये पिछली वाली ही ऋतु मानी जाएगी, पहले की। इसमें ये ऋतु संधि काल कहलाता है। ऋतु संधि काल क्या कहलाएगा? जो जैसे अपन दो ऋतुओं की हेमंत और शिशिर ऋतु है, दो ऋतु को ले लेते हैं, इसके संधि काल को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा, ये हेमंत ऋतु कहाँ से चल रही है? जैसे 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक है, तो 24 दिसंबर के बजाय 24 से 7 घटा दो, कितने हुए? 4। तो ये 17 दिसंबर आ गया लगभग। तो 17 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर 7 दिन, तो ये हुए। ये हुई हेमंत ऋतु की अंतिम दिन 7 दिन। और शिशिर ऋतु का जो 24 दिसंबर आ रहा है, 24 दिसंबर के बाद 7 दिन और, ये दोनों ऋतुओं का संधि काल कहलाएगा। शिशिर और हेमंत का संधि काल कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार सभी ऋतुओं का संधि काल कहलाएगा। मैं आप लोगों को जल्दी एक टास्क देता हूँ कि शिशिर और बसंत ऋतु का संधि काल कब से कब तक माना जाएगा? आप मैसेज करके बताएं मुझे फटाफट। हेलो सर, अपना जरा क्वेश्चन रिपीट करें। जी, कौन सा? हाँ जी, शिशिर क्या और? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शिशिर ऋतु, ये जो चार्ट है आपके सामने, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु का संधि काल कौन सा कहलाएगा, ये सवाल है। मुझे लगता है आप लोगों को बात, मैसेज अभी आया नहीं है, देखते हैं। यानी दो ऋतुओं के शुरू होने का काल, मतलब पूर्व की ऋतु है उसका 3-7 दिन, और आने वाले के शुरुआती 7 दिन, ये संधि काल कहलाते हैं। करीब 15 दिन संधि काल के हो गए। 14 दिन। हाँ, तो ऋतु संधि बता दिया, एक ऋतु का अंतिम यानी 7 दिन
ये 14 दिन जो है आपकी आवाज कटने लग गई। ऋतु संधि ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। एक ऋतु का अंतिम सप्ताह व आने वाली ऋतु का सप्ताह, दोनों तो दिन जो है ऋतु संधि कहलाएगा। दोनों ऋतुओं का संधि काल कहलाएगा। तो ऋतु संधि काल हमने देख लिया। अब देखेंगे ऋतु संधि। हाँ, ये हो गया लगभग। इसे रिपीट कर देता हूँ। एक ऋतु का अंतिम सप्ताह आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह, 14 दिन जो है संधि काल के मानते हैं। और इसमें आने वाली ऋतु की चर्चा को क्रमशः छोड़ते हुए, आने वाली ऋतु की चर्चा को क्रमशः छोड़ते हुए, एक के बाद एक, ठीक है, इसी तरह से चलेगा। आने वाली ऋतु की चर्चा को क्रमशः अपनानी चाहिए, अन्यथा विभिन्न रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। खान पान का जो तरीका है ना, दोनों ऋतुओं का मिश्रण करके करना चाहिए, ठीक है। ये एक समय में होता है। क्या होगा, होती है। और जो ऋतुओं का रोग जो उत्पन्न होते हैं, उनमें उनका क्रम कैसे होता है, ये समझने का हम प्रयास करें तो हमारे सामने एक चार्ट दिखता है। ऋतुओं में दोषों का संचय, प्रकोप और शमन। देखिए, किसी भी चीज का कोई बीमारी आएगी तो कोई दोष आएंगे, तो वो पहले इकट्ठे होंगे, संचय होंगे मतलब, फिर उसका प्रकोप शुरू हो जाएगा। फिर उसका, यदि आपने कम इकट्ठा किया तो शरीर खुद से अपने आप उसका शमन करता है। आपको केवल सहयोग करना है, शरीर को वातावरण देना है उसको। जैसे ही आपने ऐसा वातावरण दिया नेचुरल तौर पे, तो उन लोगों का खुद ब खुद शमन अपने आप शरीर खुद करने का प्रयास करता है। यानी प्रकृति शमन की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो संचय जब हो रहा, ज्यादा संचय होने मत दो, तो उसका प्रकोप भी हल्का फुल्का होगा, आपकी सहन शक्ति के मुताबिक होगा। तो उसका शमन भी आप हल्के फुल्का कुछ छोटी मोटी चीज ले लिया, खत्म हो गया। जैसे हम बारिशों में क्या करते हैं, बारिश से आए, रोग चीखें चालू हो गई, क्या करते हैं हम, एक ही काम करते हैं ना। एक चाय लिया, चाय में थोड़ा अदरक डाला, काली मिर्ची डाला, कुछ ऐसा कुछ बना बनो के, कभी कुछ लोग मुलैठी डाल देते हैं, अच्छी कीवी आने लगी तो गरम गरम चाय बना के पी लेते हैं, है ना। तो ये क्या करती है, दवा का काम कर जाती है। तो ऐसे ही कुछ काढ़े वाड़े बना के पी सकते हैं, जो चाय पीते हैं वो चाय पी लें, काढ़ा बना, उस दोष का हो जाता है। तो हम हो रहा था उसको होने नहीं देना। आयुर्वेद कहता है कि रोग को कभी बढ़ने मत दो, तुरंत निपटा दो, वेट मत करो उसका। वेट करोगे तो लंबा खिंच जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको संभालना। तो अब हम समझते हैं कि वात पित्त कफ के अंदर कौन कौन से दोष कब संचय होते हैं तीनों में, और कौन से दोष संचय कब होते हैं,
और उनका प्रकोप कब होता है, उसका शोधन काल भी देखेंगे, और किससे होता है, शोधन किससे होगा, प्रकोप गया तो उसको ठीक करना तो किससे होगा और कब होना है, और शमन शमन भी कौन से ऋतु में होना है। चार्ट हमारे सामने है। तो हम वात की चर्चा करें तो वात कब बढ़ेगा, संचय कब होगा, गर्मी की ऋतु में। गर्मी की ऋतु में क्या होता है, लू चलती है, लू चलती है तो शरीर में ड्राइनेस आती है, तो वात बढ़ रहा है ना बॉडी में, राइट। अब ये जो बढ़ता है, बढ़ते 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 जब ये थोड़ा सा था तभी आपने कंट्रोल कर लिया छोटा मोटा कुछ खान पान करके, और नहीं किया तो ये जब संचय होगा, इकट्ठा होगा, तो फिर इसका प्रकोप होगा तो बीमारियां आएंगी। तो जब प्रकोप होने की परिस्थिति आई या उससे पहले ही इसका शोधन कर लेना चाहिए। तो शोधन कब करो, जब गर्मी में किसी का वात का संचय हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो होने दो, लेकिन शमन भी साथ के साथ करते रहो। लेकिन क्या है, यदि ये ज्यादा हो गया तो इसका प्रकोप कब होगा, वर्षा ऋतु में वस्ती कर्म करके इसका शोधन कर सकते हैं अपन। वस्ती कर्म करेंगे तो क्या होगा, शोधन होगा। शोधन किससे होगा, वस्ती कर्म से, जिसका वात का। वर्षा ऋतु में वस्ती कर्म करेंगे किसके लिए, वात के लिए। ग्रीष्म ऋतु में संचय होगा, प्रकोप कब आएगा, वर्षा ऋतु में। शमन कब होगा, शमन ऑटोमेटिकली शरीर खुद से शमन करने की क्षमता रखता है। ये शरद ऋतु में अपने आप से शमन खुद ब खुद होने लग जाता है। ये आपके शरीर की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोल लो या जो भी बोलना बोल लो, ये आपके सिस्टम पर निर्भर करता है। आपका सिस्टम आपने खराब कर रखा है तो फिर आपको भुगतना ज्यादा पड़ता है। थोड़ा सा हुआ वहीं के वहीं उसको निपटा डालो। जैसे आज के युग में हम समझें कि एक आतंकवादी इकट्ठा हुआ हमारे बस्ती में, है ना, दो हुआ, तीन हुआ, जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे पे हमला करेंगे। एक तो हिम्मत नहीं है ना, एक आएगा पहले उसके कुछ बम लगाएगा, बम फिट करने की कोशिश करेगा या कोई सामान इकट्ठा करेगा जो मनुष्यता को नष्ट करने का कार्य करता होगा, है ना। तो क्या कर रहा है, पहले संचय हो रहा है, सब चीज, सामान, बम, पटाखे, जो भी पिस्टल, जो भी क्या हो रहा है, पहले संचय हो रहा है, फिर उसका प्रकोप होगा, यानी फिर बम धमाके वगैरह होते हैं, देखा होगा आपने, कोई रख के चला गया तो पहले क्या होता है, उसका संचय होता है, हर चीज का संचय होता है, उसके बाद ही उसका प्रकोप होता है। ये प्रकृति का नियम है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो आप संचय होने से पहले ही उसको पकड़ लिया आपने, संचय होने लगे और आपको पता लगे यार संचय कर रहा है ना, मारेगा तो हम कोई इन फ्यूचर, उसको वहीं उसको निपटा डाल, वहीं निपटा डालेंगे तो क्या होगा, या वहीं कम कर दो उसको, इकट्ठा कर दो, क्या होगा उसका शोधन काल में भी हम कर सकते हैं। प्रकोप जब होगा तो उसका शोधन वस्ती कर्म के माध्यम से, यानी ये पता लग गया हमें कि वात यदि वृद्धि होगी तो उसको वस्ती करके ही, वस्ती दे करके हम क्या करेंगे, उसको शोधन करके शमन देंगे उसका। और शरद ऋतु में जो बचा खुचा है वो खुद ब खुद अपने से शमन हो ही जाता है। तो शमन काल क्या हुआ, शरद ऋतु। वात का इकट्ठा होने का, संचय का समय ग्रीष्म ऋतु। शोधन काल कब हुआ, उसका प्रकोप कब आया, वर्षा ऋतु। और कर्म क्या किया, वस्ती कर्म। और शमन कब हुआ, शरद ऋतु में, ऑटोमेटिकली। क्लियर। जितनी बीमारी है वो वर्षा ऋतु क्या थी, संचय हुआ, संचय को होता है वर्षा ऋतु में। तो ये संचय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वर्षा ऋतु में। और इसका प्रकोप काल कब आता है, का देखिए, वात का तो क्या करो, वस्ती दे करके उसका, वस्ती कर्म कर करके उसका शोधन करके उसको साफ कर दो, क्लियर कर दो, शमन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, आयुर्वेद का नियम है कि कोई रोग आया है
तो उसको रोग को उठाओ, बाहर निकाल दो। दवा दे करके दबाओ मत, नाम ही उसका दवाई है। तो दवाई देंगे तो रोग क्या करेगा, शरीर में दब जाएगा। हमको कोई छींक वीक आती है, एंटीबायोटिक ले लिया, कुछ कर दिया, हमने रोग को दबा दिया, अंदर ही है, तो वो दूसरी बीमारियां करेगा। इसलिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां यहाँ पर हार जाती हैं। क्यों हार जाती हैं? क्योंकि वो रोग को इकट्ठा करती हैं, बल्कि वो दबाती है, दवा करके दबा दो। हम भी ये सोचते हैं कि कुछ गोली ले लो, उसको दबा दो, जबकि ये उपचार नहीं है। उपचार क्या है? उपचार, इसलिए आयुर्वेद फरमाइन ठीक कर देता है। आयुर्वेद में उपचार की बात करता है, वो कहता है उसको उठाओ और बाहर ही निकाल दो, रोग को वहां इकट्ठा मत होने दो, शरीर से बाहर निकाल दो। फिर कुछ बचेगा तो कुछ शरीर को छोटी मोटी दवाइयां देकर के उसका शमन करो। तो पहले शोधन करो, फिर शमन करो। पहले शोधन, फिर शमन। उनकी अपनी अपनी ऋतुएं हैं, उनके आधार पर उनका खुद ब खुद शमन होता चला जाता है जब आप शोधन करते हैं। तो वात का शोधन जो है वस्तीकरण से होता है, वर्षा ऋतु में कर सकते हैं, और शरद ऋतु में इसका शमन हो जाएगा। पित्त वर्षा में संचय होता है और शमन शरद ऋतु में विरेचन करने से होगा। विरेचन कोई ऐसी औषधियां लो जो मुंह से लेकर के आपके बाहर निकाल। पित्त को इकट्ठा हो गया है तो उसको, यानी शरीर में गर्मी हुई है तो कोई ऐसी चीज दे करके निकाल दो। हेमंत ऋतु में इसका खुद ब खुद शमन हो जाता है। छोटा मोटा रह गया है तो वो हेमंत ऋतु में खुद से शमन हो जाएगा। होगा, शीत ऋतु में होगा, और बसंत ऋतु में इसको क्या करो, वमन करके उल्टी करके बाहर निकाल दो। वमन करते हैं ना, वमन। विरेचन किसके लिए करना, पित्त के लिए करना है। वस्तीकरण किसके लिए करना, वात बढ़ा है तो वात के लिए विरेचन, वात के लिए वस्तीकरण, और पित्त के लिए विरेचन, और वमन किसके लिए, कफ के लिए बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु में ये जाकर के इसका खुद ब खुद कफ जाता है ना, कफ चलता है तो गर्मी की खुद ब खुद शमन हो जाता, ठीक हो जाता है। अंत में आचार्य का कहना यह है कि सभी ऋतुओं में पहला कर्म में क्या आता हमारा, मीठा। तो मीठा, फिर उसके बाद खट्टा, यानी उससे कम खट्टा, उससे कम नमक, उससे कम चरखा, तिरपरा जिसको बोलते हैं, उससे कम कटु, कड़वा, कटुनी मतलब सॉरी तिक्त, कटु तो हो गया चरखा, और फिर उसके बाद तिक्त, क्रमशः कम करते जाओ, और फिर कषाय, कषाय रस का भी आखिर में सेवन करना चाहिए। तो खाना खाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर में रोग ना आए, गले की सफाई हो जाए। इसलिए पहले मीठा खाओ, मीठा, खट्टा और नमकीन, और उसके बाद में हम पान खाते हैं ना, पान खाना खाने के बाद ही खाते हैं, खाने के पहले तो पान खाते नहीं है। ये हमारे यहाँ का परंपरा बना हुआ है, आज से नहीं, हजारों सालों से बनी हुई परंपरा। तो खाना खाने के बाद में पान खाओ, तो पान के पत्ता और पान में डलने वाली चीजें वो सब क्या है, कटु तिक्त कषाय, 3 रस से मिलकर बनी है सारी चीजें। जो स्वादु लोग हैं, जो स्वाद के पीछे दौड़ते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ मिला लेते हैं ऐसा, जिसके कारण, या नशे वाली चीजें आजकल कई चलता है, 120 300 तंबाकू, ये हाँ तंबाकू भी क्या है, तिक्त है और कटु है और कषाय है, उसको भी आप इस्तेमाल करें कम मात्रा में तो वो दवा का काम कर सकता है, अन्यथा तो वो जहर है, राइट। तो पान में डालने वाले जो डालते हैं वो एकदम कम मात्रा में डालेंगे तो नुकसान नहीं है, ज्यादा मात्रा में डालें तो आपने देखा होगा तंबाकू भी डालते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहला जो पीक आता है उसको फूंक देते हैं, यानी उसका जो बड़ा
हैवी रस होता है उसको निकाल देते हैं, बहुत हल्का लाइट स्लाइट रह जाता है, ऊपर जाकर के उसको वो थोड़ा बहुत शरीर में ग्रहण करते हैं ताकि गला भी साफ हो जाए। गले की देखिए, दांत को तो हम खाना खाने के बाद, लेकिन ब्रश को गले या फूड पाइप को अंदर डाल करके वो साफ करते हुए कर सकता है या कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्या करो, कद्दू तिक्त कषाय रस का सेवन करो खाने के बाद। आजकल आइसक्रीम तो और करना, आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं खाना। कुछ लोग पूछते हैं आइसक्रीम का समय क्या हो खाने का, कि भाई इसका तो हमारी तरफ से आयुर्वेद तो मना करता है, आइसक्रीम की आवश्यकता है ही। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने फ्रीज नहीं बनाया, जानते ही थे क्या, वो जानते थे। आप चरित्रम करके पुस्तक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हर्षवर्धन करके द्वितीय शताब्दी में एक राजा हुए, उन्होंने अपनी बेटी के बुखार को उतारने के लिए बर्फ का निर्माण किया। बहुत बड़े अच्छे उस जमाने के साइंटिस्ट होते थे, वैज्ञानिक थे और बहुत अच्छे केमिस्ट भी थे। उस समय के बड़े विद्वान होने के बाद भी उन्होंने पहली बार हमारे देश में यानी भारतवर्ष में बर्फ का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। उस एक्सटर्नल यूज के लिए, इंटरनल यूज कभी नहीं किया हमने बर्फ। कहीं भी किसी प्रकार का चरित्र चित्रण नहीं मिलता जो बर्फ का इंटरनल यूज दिखाई देता हो, ना एक्सटर्नल। अपनी बेटी किया सबसे पहले दुनिया के अंदर दूसरी शताब्दी में, और अपनी बेटी के सिर पर वो बर्फ की लेप पट्टी बनाता रहा, लगाता रहा, और बेटी का भार था को गर्म पानी में और माथे के ऊपर ठंडा बर्फ का पानी, उसको पट्टी को। तो इस प्रकार से के अंदर अपने जीवन में लंबे समय तक राज्य किया और लंबे समय तक जीवित रहा बंदा, तो उसने शोध भी दुनिया को दिया। आपको शास्त्र मिलता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि सारे रसों का करना है, नहीं करेंगे तो कोई रस एक कम ज्यादा होगा तो बीमारियां नहीं। उस रस के अपने अपने रस को अधिक मात्रा में लेना चाहिए। ऊपर आपको बता दिया हुआ है, जिस ऋतु के सामने जो रस लिखा है उसको अधिक मात्रा में लेना चाहिए अपनी अपनी ऋतु में। तो ऋतुचर्या के हिसाब से आपको अलग रसों का वर्णन मिलता है, कौन से रस को अधिक लेना चाहिए वो उसमें बताएं। और संधि काल में दोनों ऋतुओं के रसों को सामान्य क्रम बिठा करके लेना चाहिए। यहाँ पे नोट देखने को मिलता है, प्राकृतिक आधार पर ऋतुचर्या का वर्णन माघ माह से प्रारंभ किया गया है। शिशिर व हेमंत दो शीत ऋतुओं का वर्णन किया है। संशोधन, अभी तो नोट हो गया। संशोधन क्या, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्योंकि आगे पीछे 19-20 का फर्क आता है। आगे पीछे अभी तो ग्लोबल वार्मिंग है तो और ज्यादा, कहीं ज्यादा दिखाई देता कुछ पता भी नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी फाल्गुन माह से प्रारंभ किया गया है शीत ऋतु। केवल एक हेमंत यहाँ पानी छप गया है शब्द, थोड़ा सा आप
इसको सुधार करके मानी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, फाल्गुन माह से प्रारंभ किया गया है। शीत ऋतु केवल एक हेमंत मानी है, ठंडी ऋतु जो है हेमंत को ही माना है उन्होंने। तथा वर्षा ऋतु दो मानकर प्रावृत व वर्षा, प्रावृत व वर्षा, ये साउथ का क्रम बताया उन्होंने, ये नॉर्थ इंडिया का नहीं, क्योंकि भारतवर्ष की पूरी परिकल्पना की, भारत नेपाल वर्मा ये सब भारतवर्ष के अंदर को ये साउथ में प्रावृत व वर्षा के दो ऋतुएं मानी, क्या प्रावृत और वर्षा, हेमंत ऋतु एक ही मानिए, ठीक है, और शीत ऋतु केवल एक और हेमंत मानिए, बस यही मानिए। तथा वर्षा ऋतु को दो मान करके उन्होंने वर्णन, प्रावृत और वर्षा था। तो ऋतुओं की कल कुल संख्या जो है 6 ही मानी गई है। इस तरह से वर्णन ऋतुओं का हमें देखने को मिल रहा है। और अब हम इसको अगले क्लास में समझ प्रयास करेंगे कि आदान काल और विसर्ग काल का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। फिर आगे प्रश्न का उत्तर भी कल ही लेंगे। तो आज इस क्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, समय हो चला है और 9:30। तो आज के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम।